अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 16 है और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ पे शुरू में ही हम एक बात कर लें कि ये जो वीडियोज़ हैं, यानी कि यहाँ से आगे जितनी भी वीडियोज़ अभी चैप्टर नंबर 19 तक आएंगी, ये हमारी रेगुलर वीडियोज़ नहीं हैं। मतलब पिछली जो वीडियोज़ थी, पिछले चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 15 तक जितनी भी वीडियोज़ थी वो हमारी रेगुलर वीडियोज़ थी और उनके अंदर जो हमारा मेन फोकस था वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। मतलब उन वीडियोज़ के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, नॉलेज को प्रोवाइड करने के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ से आगे जो इन वीडियोज़ का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है। मतलब यहाँ से आगे सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करेंगे जो कि आपका 2021 के अंदर एग्ज़ाम के लिए दिया गया रिड्यूस सिलेबस। तो सिर्फ जो उसके अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सिर्फ हम उन्हें ही स्टडी करेंगे और इनका जो मकसद होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम रह गया हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए ये जो कम से कम हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, हम चाह रहे हैं कि वो किसी तरह जो है वो कवर हो जाए। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन रिड्यूस सिलेबस को के अंदर जो टॉपिक्स हैं इन्हें पढ़ने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सही तरह से जो है वो डेवलप हों। क्यों? क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर आपको पता है कि उन्होंने जो टॉपिक्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके सिलेक्ट किए हैं और काफ़ी सारे जो पीछे और बीच में भी जो टॉपिक्स आ रहे होते हैं उन्हें छोड़ दिया है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो है वो बीच में से काफ़ी सारे टॉपिक्स छोड़ो और कुछ टॉपिक्स जो है उन्हें पढ़ो और आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बन जाएं। क्योंकि बुक जो है वो एक सीक्वेंस के साथ लेके चलती है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो है वो टॉपिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर आपका जो है वो पूरा एक इंटरेस्ट बनाया जाता है इस चैप्टर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो ये अगर छूट जाएंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये वाली वीडियोज़ जो हैं जितनी भी आगे हम लोग बनाने वाले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए हैं। बकाया जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं थोड़े बहुत तो बन जाएंगे, मतलब इतना आपको नॉलेज मिल जाएगा, ये इतने कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे कि जिनसे आपका ये जो 2021 के अंदर एग्ज़ाम्स है बोर्ड के आपके, ये क्लियर हो जाएं। और बुक के अंदर जितना लिखा होगा हम वो सारे का सारा पढ़ेंगे। तो इससे आपको एक तो ये भी पता लग जाएगा कि रिड्यूस सिलेबस से जो पढ़ना किस तरह से हमने, और साथ ही साथ बुक रीडिंग के हवाले से भी जो है आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी कि बुक रीडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर देखना है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है आपके पास? इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स का। रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक इंक्लूडेड है वो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स का है और वो 16.3 है। ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर कूलम्स लॉ भी आता है और पूरी का पूरा यहाँ से यहाँ तक 16.4 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपके पास 16.3 है इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ तक ये सारी की सारी स्टडी करनी है। तो ये आपने टॉपिक ढूंढ लिया। सबसे पहले तो देखा रिड्यूस सिलेबस के अंदर टॉपिक कौन सा है, बुक के अंदर ढूंढ लिया, पता लग गया आपको कहाँ से कहाँ तक जो है वो पढ़ना है। अब आपने क्या करना है कि एक डिक्शनरी, अगर आप लोग खुद से जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो डिक्शनरी साथ में आपने लाजमी रखनी है। आप ऑनलाइन खोल लें मोबाइल के अंदर ही, या फिर कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर लें, या फिर अगर कोई बुक है डिक्शनरी की तो वो सामने रख लें, जिससे आप जो यहाँ पे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको लिखें और वो आपको जो है वो उनका मतलब वो पता लगे। क्योंकि ये जो हमारे पास बुक की ये इंग्लिश के अंदर है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन है सारी की सारी हायर लेवल तक वो इंग्लिश के अंदर है। तो इंग्लिश जो है वो हमें इसलिए लाजमी सीखनी पड़ती है। तो इससे होगा क्या कि बुक रीडिंग से होगा क्या कि आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी इंग्लिश की, मतलब नए नए वर्ड्स जो है वो आप लोग आपको सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स का है और ये आपने बचपन के अंदर यानी कि 7-8 क्लास के अंदर साइंस की बुक के अंदर जो वो पढ़ा होगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट इसका पता होगा कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कि ऐसी चीज़ें कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ना हो सके, यानी कि करंट पास ना होता हो, उन चीज़ों में से उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। और कंडक्टर्स क्या होते होंगे कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट पास हो जाता है, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमें बोल रहे हैं कि सपोज दैट वी हैव टू मेटेलिक स्फीयर, वन हाईली चार्ज्ड एंड द अदर विदाउट एनी चार्ज।
सबसे पहले तो आप सपोज करो कि आपके पास दो मेटेलिक स्फेयर्स हैं, एक जो है वो हाईली चार्ज्ड है और जो दूसरा है आपके पास स्फेयर वो अनचार्ज है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वी कनेक्ट टू स्फेयर्स बाय प्लेसिंग अ वुडन स्टिक, अ प्लास्टिक स्टिक, अ ग्लास रॉड एंड अ रबर, वन रबर स्ट्रिप वन आफ्टर द अदर बिटवीन देम। तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि आप कंसिडर करो या फिर सपोज करो कि आपके पास दो स्फेयर हैं, एक ये वाला स्फेयर है और एक जो है वो आपके पास ये वाला स्फेयर है। ये जो स्फेयर है ये आपके पास चार्ज है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है, और ये जो है आपके पास अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और फिर आप क्या करो कि बारी बारी ये वाली जो चीज़ें हैं, वुडन स्टिक, प्लास्टिक स्टिक, ग्लास रॉड एंड रबर स्ट्रिप, बारी बारी एक के बाद एक यहाँ से जो है वो कनेक्ट करो। मतलब ये आपने जो है वो वुडन की एक स्टिक जो थी इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दी, इसके बाद ये हटाओ और यहाँ पे जो है वो आप प्लास्टिक की एक स्टिक जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, प्लास्टिक की स्टिक से इन दोनों को कनेक्ट कर दो। फिर प्लास्टिक की स्टिक हटाओ और यहाँ पे ग्लास का जो रॉड है वो लगा दो, उससे कनेक्ट करके देखो। और फिर सबसे आखिर में जो आप एक रबड़ की कोई स्ट्रिप लो, रबड़ का कोई जो है वो मटेरियल लो और उन्हें जो इनको जो है वो उससे कनेक्ट करो, इन सारी चीज़ों से। तो इसके बाद क्या होगा, इफ़ वी टेस्ट whether any charge has moved from the charged sphere to the uncharged one through any of the above materials, it is found that no appreciable amount of charge has passed through any of the material to the uncharged sphere। तो आप तो क्या देखोगे कि ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे लगाई, जितनी भी चीज़ों से ये दो चार्ज कनेक्ट किए, हर केस के अंदर, हर मटेरियल के अंदर आपको ये दिखेगा कि कोई भी चार्ज इसमें से पास होके अनचार्ज स्फीयर के अंदर नहीं गया होगा, मतलब चार्ज यहाँ से पास नहीं हुआ होगा। नो चार्ज जो है वो आपके पास हुआ है फ्रॉम चार्ज स्फीयर टू द अनचार्ज स्फीयर, यहाँ से कोई भी चार्ज पास होकर वहाँ तक नहीं गया होगा। ये आप लोग जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी या फिर ये चीज़ जो है वो आप लोग ऑब्जर्व करोगे। नाउ इफ़ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग एन आयरन वायर between the two spheres to connect them कहाँ गया, between the two spheres connect them and test whether any charge has passed through the iron wire to reach the uncharged sphere, it will be found that an appreciated amount of charge has reached the uncharged sphere after passing through the iron wire। अब क्या करो कि आप यही वाले दो चार्ज लो, एक जो आपके पास चार्ज हुआ है और एक जो आपके पास अनचार्ज है। अब क्या करो कि इन मटेरियल्स के बजाय आप एक आयरन की वायर ले लो और इन दोनों को कनेक्ट करो आयरन की वायर से। तो अब इस वाले केस के अंदर आप क्या देखोगे, कि जो चार्ज है, एक एप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से पास हुई होगी इस अनचार्ज स्फीयर के पास, चार्ज पासिस कि चार्ज जो है वो पास हो गया होगा यहाँ से यहाँ पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किए या फिर ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, इनसे क्या चीज़ सामने आई कि द सेम रिजल्ट इज़ ऑब्जर्व्ड इफ़ वी यूज़ कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और एनी अदर मेटेलिक वायर टू कनेक्ट द टू स्फीयर्स। और इसी तरह के सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो अभी यहाँ पे आयरन की वायर से मिले हैं, सेम तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप एल्यूमिनियम की वायर लगाओ, कॉपर की वायर लगाओ, या फिर जो एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, कोई भी और मेटल जो है वो लगा दो, मतलब कनेक्ट करवाओ इस तरह से, तो सेम रिजल्ट मिलेगा कि चार्ज यहाँ से पास होके अनचार्ज स्फीयर के अंदर जो वो पास हो जाएगा। मटेरियल्स ऑब्जेक्ट एल्यूमिनियम वायर और एनी अदर मेटेलिक वायर टू कनेक्ट द टू स्फीयर्स, तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये जो दो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, हमें क्या चीज़ सीखने को मिली या फिर क्या हमें जो रिजल्ट मिला, दस वी सी दैट देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मटेरियल। इससे हमें ये बात पता लगी कि हमारे पास दो कैटेगरीज होती है मटेरियल की, दोज मटेरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या दोज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम बिलोंग टू वन कैटेगरी एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कि ये जो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स थे ये पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इन तमाम के तमाम मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इन तमाम के तमाम मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। ये पहली कैटेगरी है, इंसुलेटर्स। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये चार्ज को यानी कि करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते अपने अंदर से। तो ये हमारे पास जो पहली कैटेगरी है, और ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं
ये बिलोंग करती हैं पहली कैटेगरी के अंदर, जिसे हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, दोज मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दूसरे हाथ पे जो हमारे पास ये वाले मटेरियल्स थे, आयरन की वायर हो गई, एलुमिनियम की वायर हो गई, कॉपर की वायर हो गई, तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज को पास करवाते हैं अपने अंदर से, या फिर अलाउ करते हैं चार्ज को कि वो यहाँ से जो है वो पास होके, इनके अंदर से पास होके इस वाले स्फीयर के अंदर जो वो चला जाए। मतलब ये चार्ज को जो पास करवाते हैं अपने अंदर से, इन्हें हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। मटीरियल्स लाइक कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये सारे के सारे जितने भी मटीरियल्स हैं ये कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, फिर कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है वो इन्होंने थोड़ा सा रीज़न बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये किस तरह से पास होते हैं। मतलब वुडन वाले मटेरियल के अंदर या फिर इंसुलेटर्स के अंदर क्या केस होता है कि क्यों नहीं वो पास करवाते इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्ज को अपने अंदर से पास क्यों नहीं होने देते, और जो कंडक्टर्स हैं वो क्यों चार्ज को पास होने देते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रीज़न बताया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन इंसुलेटर आर बाउंड टाइटली विद द न्यूक्लियाई एंड दस चार्ज कैन नॉट पास थ्रू देम। इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये समझें कि जो आपके पास इंसुलेटर्स के एटम्स होते हैं, ये जितने भी आपके पास इंसुलेटर्स यहाँ पे बताए उन्होंने, इनके जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आखिरी शेल के अंदर, वो एक तो 4 से ज़्यादा होते हैं, मतलब कम अमाउंट में नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये कि या फिर जो मेन बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये टाइटली बॉन्ड करके रखता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता। मतलब टाइटली होल्ड किया होता है उन्होंने, न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड किया होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इतनी आसानी से ये इन्हें जो है वो मूव नहीं करने देता। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या फिर करंट के बारे में आपका भी यही कॉन्सेप्ट होगा। मतलब इतना तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट कब जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है कि जब किसी वायर में से या फिर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव होते हैं तो हमारे पास करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, ये चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही समझने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा रहे हम लोग, थोड़ा बहुत समझने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो आपके पास अनचार्ज स्फीयर है, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन बीच में चूंकि हमने मटेरियल ये वाला लगाया हुआ है, इंसुलेटर लगाया हुआ है, तो इंसुलेटर के जो हमारे पास एटम्स होते हैं, इसका न्यूक्लियस क्या करता है कि वो टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। तो इसके जितने भी यहाँ पे एटम्स होंगे, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल के अंदर, न्यूक्लियस ने उन्हें टाइटली होल्ड करके रखा होगा, तो इसलिए वो इन्हें मूव नहीं करने देगा। और मूव नहीं करने देगा तो चार्ज जो पास नहीं हो पाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस ने उन्हें टाइटली बाउंड करके रखा हुआ होता है, इसलिए जो चार्ज पास नहीं हो सकता उनके अंदर से। कंडक्टर की बात की जाए तो इन अ कंडक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली विद इन द मटीरियल। अगर कंडक्टर की दूसरी हाथ पे बात की जाए तो जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसका जो एटम होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनका जो आखिरी शेल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तकरीबन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्हें कहा जाता है। या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, वो लूजली बाउंड होते हैं। मतलब न्यूक्लियस इतनी ज़्यादा फोर्स या फिर इतना ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखता है इनको, क्योंकि इनकी तादाद कम होती है। मतलब ये 1 2 3 इस तरह से होते हैं आखिरी शेल के अंदर, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो आपके पास इतना ज़्यादा टाइटली होल्ड करके इन्हें नहीं रखता। तो इसलिए क्या होता है कि जब इन्हें हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, या फिर इनके दोनों एंड्स के दरमियान हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या फिर कोई चार्ज इसके सामने लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं। मतलब क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस इतना ज़्यादा इनको होल्ड करके नहीं रख रहा, तो अगर थोड़ा सा भी इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो ये मूव कर जाएंगे, यानी कि फ्लो कर जाएंगे, और उसी की वजह से जो आपके पास चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। When a positively charged object is brought close to or touches a conductor, तो क्या होता है कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे ये हमारे पास एक एटम है
कंडक्टर का, और यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, तो क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इतना ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख रहा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए चार्ज जो है वो आपके पास मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया जाता है क्लोज इस वायर के या फिर इस कंडक्टर के एटम्स के, या फिर इससे टच किया जाता है, तो क्या होता है कि जो कंडक्टर हैं उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं क्विकली टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, वो जल्दी से मूव कर जाएंगे। ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज जो आप एक ऑब्जेक्ट लेके आए हो इसकी तरफ क्विकली मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस ने इतना ज़्यादा इन्हें होल्ड करके नहीं रखा हुआ। ऑन द अदर हैंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव स्विफ्टली अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज इफ़ इट इज़ ब्राउट क्लोज टू देम। और दूसरे हाथ पे अगर हम लोग देखें कि अगर यही आपके पास कंडक्टर मौजूद है जिसके आखिरी शेल में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं है न्यूक्लियस के, और आप नेगेटिवली चार्ज लेके आओ कोई ऑब्जेक्ट इसके करीब, तो ये नेगेटिव और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये रिपेल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से दूसरी तरफ जो है मूव कर जाएंगे। तो फर्स्ट करो कि ये आपके पास जो है एक वायर है और यहाँ पे सारे के सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे, तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो पास हो जाएगा, इसके अंदर से चार्ज जो सारे का सारा पास हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरे हाथ पे अगर आप जो है वो नेगेटिव वाला कोई ऑब्जेक्ट रखो और ये वायर हो या फिर इसके साथ टच करो, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ से जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे। तो यही वजह है कि आपके पास जो कंडक्टर है वो चार्ज को पास करवाता है या करंट को जो है फ्लो करवाता है अपने अंदर से, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो आपस में या फिर अपने अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करवाते। इसके बाद हमारे पास देयर इज़ अ थर्ड क्लास ऑफ मटेरियल। ये तो दो कैटेगरीज हो गई ना हमारे पास, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी भी होती है या फिर तीसरी क्लास भी होती है ऐसे मटेरियल्स की हुज प्रॉपर्टीज़ लाई बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के दरमियान आती है। इन मटेरियल्स को हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर करंट को पास भी करवाते हैं कुछ केसेस के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर जो वो पास नहीं भी करवाते, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर मौजूद होती है। और ये जो सेमीकंडक्टर्स है ये हम लोग चैप्टर नंबर 18 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स उन्हें हम लोग बोलते हैं जो थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंड विल बी डेल्ट विद लेटर, मतलब 18 चैप्टर के अंदर, या फिर आगे जो चैप्टर आ रहा है उसके अंदर इनके साथ हम लोग डील करेंगे या फिर इन्हें जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास इंसुलेटर एंड कंडक्टर था। अब इसी के अंदर ये कूलम्स लॉ आ रहा है, और कूलम्स लॉ बेसिकली इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये जो है सिमिलर है, जो हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ था उससे ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं। शुरू में थोड़ा सा इसका जो है वो बैकग्राउंड या फिर इन्फॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी सी, और यहाँ से जो है इसका ये लॉ स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। तो कूलम लॉ के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है, व्हेन वन चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियर अनदर चार्ज बॉडी, कि जब हम लोग एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं तो आइदर अ रिपल्जन और एन अट्रैक्शन इज ऑब्जर्व बिटवीन देम, तो हमें या तो रिपल्जन नज़र आती है चार्जेस के अंदर या फिर अट्रैक्शन नज़र आती है, और वो हमें जो है वो मतलब इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा जो नीचे इन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस शोज दैट सम काइंड ऑफ फोर्सेज इज ऑपरेटेड बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तरह की फोर्सेज जो हैं वो इन चार्ज्ड बॉडीज़ के दरमियान जो है वो ऑपरेट करती हैं, और उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो आपके पास फोर्स होती है इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। रिपल्जन की फोर्स और अट्रैक्शन की फोर्स जो चार्ज्ड बॉडीज़ के दरमियान होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन बिटवीन एनी चार्ज्ड बॉडीज़ या फिर एनी चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे इस तरह से जो आप डिफाइन कर सकते हो। द फोर्स इज फाउंड टू बी एन अट्रैक्टिव व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जैसे कि फिगर के अंदर बताया हुआ है कि जो आपके पास अट्रैक्शन की फोर्स है वो आपको कब मिलती है, फिर कब आप उसको जो है वो ऑब्जर्व करते हो, या फिर कब आपको मिलती है कि जब हम लोग
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके जाते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब, या यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, मतलब दो अपोजिट चार्ज अगर आप लोग करीब लेके आओगे, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स आपको मिलेगी वो अट्रैक्शन की फोर्स, यानी कि ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह मैग्नेट के अंदर होता है कि सेम पोल अगर अपोजिट पोल्स अगर आप लोग लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल लेके आते हो तो वो रिपेल करते हैं। तो चार्ज के अंदर भी, चार्जेस के अंदर भी जो यही होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर बॉडी आप लेके जाओगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर, जैसे कि फिगर आपको इसके अंदर बताया हुआ है 16.1 के पार्ट ए के अंदर बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है वो कौन सी फोर्स मिलेगी, अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड इट इज़ फाउंड टू बी रिपल्सिव। और जो रिपल्जन की फोर्स है वो कब आपको मिलेगी, इफ़ द टू बॉडीज हैव द सेम चार्ज ऑन देम, जैसे कि बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। आपके पास अट्रैक्शन की फोर्स कब मिलेगी कि जब दो नेगेटिवली चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों का चार्ज जो है वन लाइक हो, वो अगर आप दोनों एक करीब लेके आएंगे तो अट्रैक्शन की फोर्स मिलेगी। और रिपल्जन की फोर्स कब मिलेगी कि जब आप लोग दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, जैसे कि इसके पार्ट बी के अंदर बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 16 का पार्ट ए जो है ये वाला, ये अनलाइक चार्जेस हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो पार्ट बी है ये वाला, ये दोनों इसके अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को दूर रिपेल करेंगे। और ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो यहाँ पे जो पार्ट बी के अंदर बताया हुआ है। इफ़ द फिजिकल साइज ऑफ दीज चार्जेस आर वेरी स्मॉल, अगर इनका जो फिजिकल आपके पास साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, अगर सेपरेशन को हम लोग देखें, मतलब ये आपके पास जो है वो फिज़िकल इनका साइज़ है इन चार्जेस का, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर इनके साइज़ को, फिजिकल साइज़ को आप कंपेयर करें इनके डिस्टेंस के, कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो जो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं या फिर जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम लोग रिगार्ड कर सकते हैं पॉइंट्स। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम लोग छोटे वाले चार्जेस की बात करें तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब इन्हें आप लोग पॉइंट्स भी रिगार्ड कर सकते हो। और ये जो आपके पास कूलम लॉ है बेसिकली ये पॉइंट चार्जेस के दरमियान ही है। दी पॉइंट चार्जेस हैव मैग्नीट्यूड्स Q1 एंड Q2। ये जो पॉइंट चार्जेस होता है इनको हम लोग Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इनसे जो वो शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है कि ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका जिसे जो हमने रिप्रेजेंट किया वो Q1 से किया हुआ है, और ये नेगेटिव वाला है इसको Q2 से किया हुआ है। इफ़ द चार्जेस हैव अनलाइक साइंस, जैसे कि फिगर 1 के अंदर बताया हुआ है, फिगर 1 की ए के अंदर बताया हुआ है कि अगर अनलाइक साइंस होंगे तो ईच चार्ज इज अट्रैक्टेड टू द अदर बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन की, और वो फोर्स जो है वो आप लोग इस तरह से शो कर सकते हो कि इन दोनों के दरमियान जो है आप एक लाइन बना दो, उस लाइन से आप जो वो फोर्स शो कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बनाया कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों, ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये वाला जो आपके पास चार्ज है ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और ये जो फोर्स है ये आप लाइन से जो है वो शो कर सकते हो, मतलब इन दोनों के दरमियान जो आपके पास फोर्स होगी उसे एक लाइन से जो आप बता सकते हो, लाइन से जो वो डिनोट कर सकते हो, जो कि आपके पास कितनी 16.1 के अंदर जो बताई हुई थी, दिस लाइन ज्वाइनिंग देम। इन फिगर 16.1 ए के अंदर अगर देखें तो आपके पास जो फोर्स लगा रहा है 1 वाला 2 के ऊपर, F1 on 2, इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ए के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है 1 2 के ऊपर, मतलब फोर्स 1 वाला लगा रहा है 2 के ऊपर, फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय चार्ज 1 on 2, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, कि F12 का मतलब क्या है, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये फोर्स जो है एग्जर्ट हो रही है चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 की तरफ से, मतलब जो चार्ज 2 है, ये वाला जो चार्ज 2 है ये फोर्स लगा रहा है इसकी तरफ, और चार्ज 1 के ऊपर ये वाला जो हमारे पास चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है इसकी तरफ, तो इसको जो है वो हम लोग F12 से डिनोट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो ये हमने बनाया हुआ है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो, ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर ये वाली फोर्स लगाएगा, मतलब ये जो फोर्स हमने बनाई है ये वाला चार्ज लगा रहा है, मतलब इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और इसको F12 से हम लोग जो डिनोट कर सकते हैं। और यही वाली बात नीचे इन्होंने एक और भी बताई होगी कि ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, ये इसके ऊपर जो लगा रहा होगा फोर्स
वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब ये वाली जो फोर्स है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, और इसे आप जो है F21 बोल सकते हो कि मतलब फोर्स लग रही है 2 वाले चार्ज के ऊपर 1 की तरफ से, फोर्स लग रही है 2 वाले चार्ज के ऊपर 1 की तरफ से। इस तरह से जो है इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो यही बताया होगा। एंड नेगेटिव F21 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 2 ऑन बाय 1 इफ़ द चार्जेस हैव द सेम साइन। और दूसरे जो आपके पास ये वाला केस है कि अगर इसके अंदर जो आपके पास सेम साइन वाले चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं दोनों और यहाँ पे जो नेगेटिव वाले हैं दोनों, एज इन फिगर, जैसे कि फिगर बी और सी के अंदर बताया हुआ है, ये बी और सी के अंदर बताया हुआ है, देन ईच चार्ज इज रिपेल्ड फ्रॉम दी अदर। तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द रिपल्सिव फोर्स जो आपके पास फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स कराएगी। और आगे भी जो है यही वाली बातें जो है वो आपको बताई हुई हैं, इसको जो है यहाँ से पढ़ लेना अगर पढ़ना हुआ तो। हम बढ़ते हैं अपने जो है वो लॉ की तरफ, जो कि आपके पास जो है वो कूलम्स लॉ है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि द फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये पूरा नाम है इनका, जिन्हें हम लोग कूलम्स लॉ से जो वो याद करते हैं, फिर जिनका नाम जो वो इस्तेमाल किया गया इस लॉ को बताने के लिए। इनका पूरा नाम क्या था जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, और शॉर्ट के अंदर हम लोग इनको कूलम जो है वो बोलते हैं, फिर इस कूलम से जो याद करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेटेड दीज ऑब्जर्वेशन एंड केम अप विद अ लॉ नॉन एज कूलम्स लॉ। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेट किया यही ऑब्जर्वेशंस को, और वो एक लॉ लेके आए, उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इस तरह की स्टेटमेंट आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ी होगी। सेम वही है, 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर कि आपके पास पहले वाले पार्ट के अंदर क्या बता रहे हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये पहली वाली बात आ गई आपके पास। अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हों तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की या फिर रिपल्जन की फोर्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। ये Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के बराबर हो गई पहली बात। और जो दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो फोर्स है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जितना भी आपके पास डिस्टेंस है उसे इन्होंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, ये जो आपके पास चार्जेस हैं इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये वाली फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही वाली चीज़ आपने न्यूटन के लॉ के अंदर भी देखी थी। इसके बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगी या फिर एक वैल्यू मिलेगी सेम उसी तरह की जिस तरह की आपको न्यूटन के लॉ के अंदर मिली थी ग्रेविटेशन वाले। तो 1 एंड 2 को जब आप लोग कंबाइन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके पास Q1 Q2 और अपॉन में R², कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगी। और अब अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू, और साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो यहाँ पे K है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास K है और अपॉन में R²। तो ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन है जो कूलम लॉ से हमें मिली है, जो यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि अगर आपके पास Q1 और Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड्स हैं 2 चार्जेस का, जिसे हमने सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस R से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि ये आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास R है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, यानी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स यहाँ पे लग रही होगी,
उसे हम लोग अगर निकालें तो वो इस लॉ की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से जैसे अभी हमने किया कि जब हम दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुज वैल्यू इन SI यूनिट्स इज़ 8.9 एक्सपोनेंट 9, या फिर इसे आप 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलम का स्क्वायर भी कह सकते हो। ये जो के है ये आपके पास कांस्टेंट है, के जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है उन्होंने 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलम का स्क्वायर 9 एक्सपोनेंट 9 या फिर 8.99 एक्सपोनेंट 9 भी कर सकते हो। ये राउंड ऑफ कर दिए, मतलब ये जो है ये वाली जो वैल्यू है ये राउंड ऑफ करके बता दी ऊपर वाली कोई। तो ये हमारे पास कूलम लॉ है। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि जो आपके पास ये के कांस्टेंट होता है इस कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन अदर कांस्टेंट, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये जो आपकी नीचे लगा हुआ ये नॉट है, इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं, और ये वाला जो आपके पास सिंबल है इसे हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ग्रीक सिंबल है एक, मतलब इस के को भी हम लोग इसकी फॉर्म में या फिर इस वाले चीज़ से इस एक और कांस्टेंट से जो है रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर के की भी जो वैल्यू है वो किस तरह से निकलती है उसका भी एक फॉर्मूला जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि के को कॉमनली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन और साथ में नॉट बाय राइटिंग के की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और साथ में नॉट, यानी कि के की वैल्यू जो है वो इस तरह से भी आपके पास निकल सकती है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके पास परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये आप जो है वो MCQs के हवाले से याद रख लो कि अगर के की वैल्यू पूछी हो तो वो इस तरह की इसके बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद जो है वो आपको यूनिट ऑफ चार्ज बताई हुई है कि आपके पास जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, मतलब एक सेंस दिया हुआ है कि चार्ज जो होता है वो आपके पास क्या होता है, मतलब एक कूलम का अगर चार्ज हो तो उसका क्या मतलब होगा या फिर वो क्या करवा सकता होगा। तो सबसे पहले तो सिंस द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स आर नोन, जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस की जो यूनिट है वो भी पता है और जो फोर्स की यूनिट है वो भी पता है, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। द इक्वेशन 16.1 में जो हमने इक्वेशन बनाई है कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को बताने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है उसको बताने के लिए हम लोग इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए बता सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो बता सकते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की उसे हम लोग कूलम बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉ पेश किया था ये कूलम ने पेश किया था, तो इसी के नाम के ऊपर इसकी हमने जो वो यूनिट रख दी। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पे रखी हुई है, तो इसी तरह चार्ज की जो यूनिट है वो हमने इसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दी जो कि आपके पास कूलम है। इसकी स्पेलिंग जो वो यूँ है COULOM और साथ में B। तो ये कूलम आपके पास जो है वो यूनिट की चार्ज की यूनिट है। अच्छा, अब द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम इज़ द कूलम। जो SI सिस्टम के अंदर यूनिट है चार्ज की वो कूलम है। और 1 कूलम को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, यानी कि ये बताया हुआ है कि 1 कूलम का चार्ज कितनी फोर्स जो है वो लगा सकता है, इस सेंस के अंदर बताया हुआ है। और वो किस तरह से बताया हुआ है कि 1 कूलम यानी कि जो 1 कूलम चार्ज होता है बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज का मतलब आपके पास ये होगा, या फिर इसका सेंस वो देने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज हमारे पास इतनी क्वांटिटी होती है चार्ज की विच व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्ज इन वैक्यूम, कि 1 कूलम का चार्ज हमारे पास वो चार्ज होता है कि जिस चार्ज को अगर आप वैक्यूम के अंदर रखो, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, और आप इसको आइडेंटिकल चार्ज से रखो यहाँ पे, मतलब ये आइडेंटिकल चार्ज हो, एक और चार्ज जो कि 1 कूलम का ही हो, और 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखो वैक्यूम के अंदर, मतलब एयर वगैरह ये कोई भी दूसरा मीडियम मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी कि वैक्यूम के अंदर लेके जाओ और इन दोनों चार्जेस को वहाँ पे रखो जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो आइडेंटिकल है, यानी कि 1 कूलम है, और ये दोनों की दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले के ऊपर हमने रखे हुए हैं। तो ये जो 1 कूलम है इसका क्या मतलब होगा, वो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि 1 कूलम चार्ज बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज which when placed 1 meter from
एन आइडेंटिकल चार्ज इन वैक्यूम, कि जब हम उन दोनों को वैक्यूम के अंदर रखें 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, रिपेल्स इट विद अ फोर्स ऑफ 8.99 एक्सपोनेंट 9 या फिर 9.9 एक्सपोनेंट 9 भी आप बोल सकते हो न्यूटन, कि ये हमारे पास जो 1 कूलम चार्ज है इसके अंदर क्या कैपेसिटी होगी या फिर ये क्या कर सकेगा, कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, ये दोनों आपस में कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, या फिर ये इसे कितनी फोर्स से रिपेल करवाएगा, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी फोर्स है, मतलब अच्छी खासी बड़ी फोर्स है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये जो 9 एक्सपोनेंट 9 है या फिर 8.99 एक्सपोनेंट 9 एक ही बात है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे हमने जो वो ये लिख दिया, जो कि ऊपर इन्होंने बताया था कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू, मतलब काफ़ी बड़ी फोर्स है। और 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 1 कूलम का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इन्होंने यहाँ पे सेंस देने की आपको कोशिश की हुई है कि 1 कूलम का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर हम उसे वैक्यूम के अंदर रखें, 2 आइडेंटिकल चार्ज जो है वो रखें, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो रिपल्जन की फोर्स लगाएंगे वो 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन होगी, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन होगी। और अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ा सा पता हो तो 9 एक्सपोनेंट 9 बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका क्या मतलब होगा कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ से आपने जो है वो इस पॉइंट को 9 जंप लगवा के आखिर तक लेके जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर आ जाएगा। और ये नंबर है आपके पास, असल में जो नंबर है वो ये है, असल में जो नंबर है वो ये, यानी कि इतनी फोर्स 1 कूलम का चार्ज लगा सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर जब आप उसे 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखो वैक्यूम के अंदर। तो और अगर इसको गिनो तो ये कितनी बनेगी, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब, करोड़ के बाद शायद अरब आता है, हाँ 9 अरब न्यूटन की फोर्स जो वो 1 कूलम का चार्ज लगा सकता है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि आपको सेंस देने के लिए बताया हुआ है यहाँ पे कि जो आपके पास 1 कूलम का चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है ये, या फिर वो क्या करवा सकता है। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज भी आ गया इसके अंदर। और थोड़ी सी चीज़ रह गई है बस, ये हमारे पास जो रह गया है कि इफ़ द मीडियम इन विच दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इज़ नॉट वैक्यूम, कि अगर हमारे पास जो ये चार्जेस हैं जहाँ पे रखे हुए हैं वो जगह वैक्यूम नहीं है, यानी कि वो कोई और मीडियम है, मतलब वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम के अंदर अगर इन चार्जेस को आप रखो, बट अ मटेरियल मीडियम, देन वी हैव टू इंक्लूड, लेकिन जो मीडियम होना चाहिए वो मटेरियल मीडियम होना चाहिए। मटेरियल मीडियम का मतलब कि उसके अंदर जो है वो मैटर मौजूद होना चाहिए, यानी कि एयर होना चाहिए या फिर लिक्विड हो सकता है या फिर कोई आपके पास सॉलिड हो सकता है। इन तीनों में से जो है वो कोई सा भी मीडियम हो वैक्यूम के अलावा, अगर आप इन चार्जेस को उसके अंदर रखो तो देन वी हैव टू इंक्लूड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मीडियम, या फिर देन वी हैव टू इंक्लूड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। तो फिर क्या होता है कि हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं प्रॉपर्टीज़ उस मीडियम की भी। तो हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्योंकि ये वाली जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, और अगर आप मटेरियल मीडियम के अंदर रख लो या फिर मीडियम चेंज कर रहे हो वैक्यूम से हटा के, तो जो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू है वो आर वाली, यानी कि ये उसके हिसाब से जो चेंज होगी। इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर लोग नहीं जा रहे। और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसकी भी जो है वो मखसूस वैल्यू होती है हर मीडियम के हिसाब से। तो बस ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। और फिर जो आपके पास फोर्स है वो क्या हो जाएगी, या फिर जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपके पास 4 पाए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे जो आर आ जाएगा, के की जगह पे ये आ जाएगा। और इस के की वैल्यू को जब आप लोग फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे यहाँ पे, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 1/4 पाई एक एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा साथ। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा जब आप क्या बोलते हैं मटेरियल मीडियम के अंदर या फिर मीडियम चेंज करोगे, तो एक तो एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और साथ ही साथ एप्सिलॉन आर का इजाफा भी हो जाएगा, यानी कि उस मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी भी मखसूस वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ तक जो है वो हमारे पास ये वाला टॉपिक था। और थोड़ी सी ये जो चीज़ें ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास सब मल्टीपल्स यूनिट्स दी हुई हैं कूलम की, क्योंकि आगे जो आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर कूलम क्योंकि एक बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसलिए जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर या फिर आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई होती हैं चार्ज की,
वो सब यूनिट्स के अंदर दी हुई होती है, यानी कि मिली कूलम दिया हुआ होगा या फिर माइक्रो कूलम दिया हुआ होगा। ज़्यादातर माइक्रो कूलम जो है वो दिया हुआ होता है, और माइक्रो कूलम भी होती है चार्ज की यूनिट। तो ये सारी की सारी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो मिली कूलम का मतलब, मिली की प्रीफिक्स, ये सारी प्रीफिक्स हमने पढ़ी हुई हैं, वैसे इसको डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मिली की जो प्रीफिक्स थी उसका हमने पढ़ा था कि वो एक्सपोनेंट माइनस का 3 होता है। तो अगर 1 मिली कूलम लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या, 1 एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम। कूलम के अंदर अगर आपको इसको देखना है तो 1 एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम, जो आगे शायद उन्होंने बताया भी होगा कि 1 मिली कूलम का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है, माइक्रो की जो प्रीफिक्स थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक्सपोनेंट माइनस का 6 के बराबर होती है, जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा कि 1 माइक्रो कूलम का मतलब कि एक्सपोनेंट माइनस का 6 कूलम, एक्सपोनेंट माइनस का 6 कूलम। और 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या कि आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट माइनस का 12, यानी कि माइनस का 6 और माइनस का 6 जब ऐड होंगे तो माइनस का 12 कूलम। और जो यूनिट्स हैं उनकी वो ये हैं कि अगर आपके पास यूँ लिखा हो कि 1 m और साथ में जो है वो c, तो इसका मतलब होगा कि 1 मिली कूलम। और अगर इसको आप कूलम के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो आपके पास कूलम है, तो आपको चेंज करनी पड़ती है, ये मिली को जो है वो हटाना पड़ता है जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो आप जो है इसको चेंज करोगे और यूँ लिखोगे कि एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम, इन दोनों में से कोई एक चीज़। और अगर यूँ लिखा हो कि 1 और साथ में यू और साथ में कूलम, तो ये आपके पास जो है 1 माइक्रो कूलम, इससे पढ़ेंगे 1 माइक्रो कूलम, और इसकी वैल्यू होगी एक्सपोनेंट माइनस का 6 और साथ में आपके पास कूलम, या फिर 1 एक्सपोनेंट माइनस का 6 और साथ में कूलम। और इसी तरह अगर माइक्रो कूलम, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम जगहों पे आएगा आगे प्रॉब्लम्स के अंदर, शायद आए भी ना, तो 1 माइक्रो कूलम जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट माइनस का 12 कूलम होगा। तो बस ये था आपके पास कंप्लीट टॉपिक, जो कि 16.3 का था, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और नाम इसका इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स था। और इसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो थी वो आ रही थी, जो हमने सारी की सारी जो डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी आपके टॉपिक के अंदर या आपके रेडियो सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरह जो आगे इसके अंदर टॉपिक्स हैं उन्हें भी सेम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।